अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि लगता है नवाज शरीफ किसी की अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर गए, लेकिन इनकी हुकूमत से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। पंजाब हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए कि जो मेडिकल बोर्ड ने बताया क्या वो दुरुस्त था। जो भी करप्शन में फंसता है वो रिलीफ के लिए जेल से पैगाम भेजता है। बहुत से मुल्जिमान रिलीफ के लिए कभी इस दरवाजे और कभी दूसरे दरवाजे पर फिरते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस तो मुश्किल से आएंगे, लेकिन हम उन्हें पाकिस्तान जरूर लाएंगे। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ये वाकया ही सही मानों में उनकी वो कंडीशन थी जो उस वक़्त के मेडिकल बोर्ड ने प्रेजेंट की? बात तो यही लगती है कि शायद किसी की अंडरस्टैंडिंग से गए। अब अगर ये जहाज़ वाले के साथ मिले हुए थे या लेबॉर्ट्री वाले के साथ मिले हुए थे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वापस तो हम बिल्कुल ला सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको वापस आएंगे तो ये मुश्किल से। जो फंसता है वो तो जेल से भी बंदे भेजता रहता है। बहुत सारे मुल्जिमान इकट्ठे फिर रहे होते हैं शहर के अंदर, कभी एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे, रिलीफ लेने की कोशिश में होते हैं। ये किस किस्म के लीडर हैं? जब बुरा वक्त आता है तो वर्करों को छोड़ के भाग जाते हैं। मफरूर साहबजादे सलमान शहबाज को भी वापस बुलाना चाहिए। 3.5 अरब रुपए की तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ उसके अकाउंट में हुई है। फैमिली के अंदर एक स्प्लिट तो है। जो बड़ा हिस्सा है लूट का वो नवाज शरीफ साहब को मिला। शहबाज शरीफ और इनका खानवादा जो है वो ये समझता था कि इन्हें कम हिस्सा मिला, तो इन्होंने अपनी लूट का बाजार गर्म किया। शहबाज शरीफ के बच्चों के जो बिजनेसेस हैं उन सब कारोबार को करने के लिए जो सीड मनी है वो इन टीटीओ में से निकाला जाता है। चौधरी शुगर मिल तो बेसिकली वो आले शरीफ का केस है। चौधरी शुगर मिल में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। जिस तरह से उसमें एक सऊदी ख़ानदान है, 3-4 लोग हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके मेजर पैसा डाला गया है। उनकी तफ्तीश होना बाकी है। कहाँ कहाँ से बचेंगे बट साहब? हर जगह जहाँ हाथ लगाएं वहाँ से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तान निकलती है। एक चचा हैं, वो वजीर आला हैं सूबे के, ग्रीन जोन डिक्लेयर कर देते हैं। उनकी ही भतीजी वहाँ पे हज़ारों एकड़ के हिसाब से खरीदारी करती है। लेकिन हिल मेटल वाले केस में जो पैसा आगे मरियम साहिबा को गया वहाँ पे उनको बड़ी ढील मिल गई। एक तो ये कि एक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की वो बेनिफिशरी हैं, दूसरा उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा उनको कहाँ से आया। हमें डराया जाता है कि कल आपकी भी बारी आनी है। फिर हम इनकी बात मान लें, चोरों का मुआहदा हो जाए आपस में। ये नून लीग की क़यादत की भी जंग है। जब मरियम साहिबा को ये एहसास होता है कि शायद शहबाज साहब जो हैं वो लीड ले रहे हैं, तो उस वक़्त कुछ ना कुछ वो आके रंग में भंग डालने की कोशिश करती हैं। वो कोई ना कोई एक ऐसा नया बयानिया खड़ा करके ये याद कराती हैं कि लीडरशिप की दावेदार मैं भी हूँ। मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर को दरोगो और बदनीयत करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में लीग रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, अगर डील हुई है तो शहजाद अकबर ही बताएंगे किसने किससे डील की। उन्होंने शेख रशीद के सवालात को भी बेमायने करार दे दिया। बोले, शेख रशीद पहले एक कॉलम निगार के 12 सवालों के जवाब तो दें। शहजाद अकबर तो मुझे बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है या ये दरोगो हैं या ये बदनीयत हैं। पहले फैसला भी खुद करता है और बाद में कहता है कि ये किसी डील का नतीजा है। अगर इनको ये पता है कि इनके पीछे बैठे तो ये किसके ऊपर इल्जाम, ये बताएं कि ये अगर कह रहे हैं कि डील तो किसके साथ डील। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके वकला हैं, शरीफ फैमिली के शहबाज साहब के वकला, मैं उनसे दरख्वास्त करूं कि एक इस्तगासा दायर करें जी। और उसमें इसको बुलवाएं और उससे ये पूछें कि तुम जिसको शहादत कहते हो वो कौन सी शहादत है। कैसे किसी एक चीज के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट को शहादत के तौर पे तस्वर कर सकते हो जब तुम जुर्म का इल्जाम ही नहीं लगा पाते। शेख साहब ने जो कल बातें की उनके किसी सवाल का कोई वजन ही नहीं रह गया। अगर आप सिर्फ उनकी किताब में से उर्दू के रोजनामे में एक कॉलम छपा है जिसमें 12 सवाल उन्होंने उठाए, उन 12 सवालात के बाद क्या शेख रशीद के पास कोई हक रह जाता है कि किसी से कोई सवाल पूछेगा? शेख रशीद अगर कोई सवाल उठाते हैं तो पहले इन सवालात के जवाब दें। और इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, शहजाद अकबर वो ये कहते हैं कि लगता है नवाज शरीफ किसी की अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर गए हैं, लेकिन इनकी हुकूमत से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। खालिद साहब, ये किस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं? किससे ये हो सकती है? ये तो फिर शहजाद अकबर साहब की जिम्मेदारी है जो होती है, जब वो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो बताएं कि ये किसकी अंडरस्टैंडिंग है। एक तरफ वो खुद कहते हैं कि हमें फौज को इन मामलों में मुलव्वस नहीं करना चाहिए और दूसरा इस किस्म की
मुबहम गुफ्तगू से वो खुफिया इशारे जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों की तरफ कर रहे हैं, जो जिसको हमेशा फौज ही लीड करती है। तो अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर वो बाहर गए हैं और अब वो समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, तो वो जो ऐलानात कर रहे हैं उन ऐलानात के मुताबिक अमल करें। हमें तो ये याद है कि 2 साल पहले तकरीबन फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि अब हमारा मुआहदा हो गया और हम इसहाक डार को वापस ला रहे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो उनको भी इश्तारी करार दे चुकी है। नवाज शरीफ साहब जो है तोशाखाना केस में इश्तारी हो चुके हैं, तो उसके बाद हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। बयानबाजी से सियासी माइलेज तो लिया जा सकता है, बयानबाजी से जो अपना पॉलिटिकल जो हल्का है उसको तो मुतासर किया जा सकता है, लेकिन लोग तो ये देखना चाहते हैं कि अगर आप ये दावे कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद जो है वो भी करके दिखाएं। अब ये डील की बात जो अगर वो कर रहे हैं, वो ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से गए हैं, तो दूसरे लफ्जों में वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं मुख्तदरा को भी, और उसके साथ साथ वो अवलिया पे भी मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से उंगली उठा रहे हैं, जो मेरे नजदीक तौहीन अदालत के जुमरे में जाता है। पता नहीं अब इसमें अदालतें नोटिस लेती हैं या नहीं लेती, क्योंकि अदालतों ने तो जो हकायक सामने आए थे उसके मुताबिक फैसले किए थे, और इतने तज़ादात हुकूमत के लोगों ने अपने अंदर पैदा कर रखे हैं। यास्मीन राशिद जो है वो अब भी बबांग दुखन कहती हैं कि नवाज शरीफ की हालत वाकई इतनी ख़राब थी कि उनको भेजना पड़ा। तो चूँकि मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ये लगता है कि नवाज शरीफ वहाँ पे बिल्कुल सेहतियाब तौर पे सियासी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं, और उसमें हुकूमत को अब ये जवाब देना मुश्किल हुआ है कि उसको क्यों जाने दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ के जाने का हुक्म जो है वो और ऐसे में अब शहजाद अकबर यही अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे थे, आपका पॉइंट हम तक आ गया। खालिद अजीम साहब। गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने लाहौर में मुलाकात की। चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, अपोजिशन एहतसाबी अमल को ब्रेक लगवाना चाहती है मगर ऐसा नहीं होगा। दोनों कायदीन की मुलाकात गवर्नर हाउस में हुई। चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, जबकि सियासी मुखालफिन इंतशार चाहते हैं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था अपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। तहरीक इंसाफ कमज़ोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया हुकूमती इजलास मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हसास कौमी मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाए। एहसन इकबाल का कहना है अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम का भी इलेक्शन होगा। कौन सी इंतखाबी इस्लाहात, कैसी इंतखाबी इस्लाहात? अपोजिशन का हुकूमत से किसी किस्म का ताउन ना करने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मामला मसला कश्मीर से जुड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली को वहाँ के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हुकूमत शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन में रुकावट ना बने। शहबाज शरीफ ने APC के नुमाइंदा इजलास की मंजूर करदा करारदाद और फैसलों की पासदारी की बात करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कौमी मफाद में अपोजिशन के हर ताउन को ठोकर मारी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इंतखाबात में वफादारियां बदलने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फिर वजीर आज़म इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, फिर वजीर आज़म इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं होंगे, फिर वजीर आज़म का भी इलेक्शन होगा। लीगी रहनुमाओं का कहना है लोटों को कबूल करना अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। वो लोग जो हर दौर में चूरी खाने आ जाते हैं उन्हें पाकिस्तानी अवाम भी कबूल नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स करप्शन केस का मामला FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सलमान शहबाज को दोबारा तलब कर लिया। FIA ने नोटिस शहबाज शरीफ के घर भिजवा दिया। सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर की सुबह 9 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। दोबारा तलबी पर पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सलमान शहबाज को 25 सितंबर को भी तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। मौलाना फजल रहमान तो बड़े धन दौलत वाले निकले। इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बंगले और मार्केटें JUI सरबराह के असासों में शामिल हैं।
नैब ने मौलाना की हज़ारों किनाल ज़राई अराज़ी भी ढूंढ निकाली। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मौलाना फजलुर रहमान के पास कितने असासे और जायदादें? नैब का रेडार घूमा तो इब्तदाई मालूमात में ही बड़े इंकिशाफात सामने आ गए। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा और होम टाउन डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ शहरों में JUI सरबराह की कीमती जायदादें मौजूद। नैब ज़राए के मुताबिक मौलाना हजारों कनाल ज़रई अराज़ी के भी मालिक हैं। कौमी एहतिसाब ब्यूरो को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में 5 और इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में 1 बंगले के मालिक हैं। चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब रुपए मालियत की जमीन हाल ही में भारी मुनाफा पर फरोख्त की गई। हिम्मत गांव डेरा इस्माइल खान में 300 कनाल जमीन पर 100 कनाल का बंगला अब भी मौजूद। डेरा इस्माइल खान में 15 एकड़ ज़रई जमीन, 5 कनाल का प्लाट, 1 घर और मदरसा असासों में शामिल। तहसील परोआ में 900 कनाल, गरा रहमान में 1500 कनाल भी मौलाना फजलुर रहमान की मिल्कियत निकली। नैब ज़राए के मुताबिक यही नहीं, डेरा इस्माइल खान में 16,257 कनाल से जायद जमीन और 5 कनाल 2 मरला पर बनी मार्केट सरबराह JUI के असासों का हिस्सा है। नैब ने कराची, पेशावर और क्वेटा में मौलाना के मिल्कियती कई फ्लैट्स और दुकानों की मालूमात भी हासिल कर ली हैं। लीगी रहनुमा तलहाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला। पुलिस खातून MNA के घर पहुंच गई मगर वो घर पर मौजूद ना थी। ASP अब्दुल खालिक ने कहा खातून पार्लियामेंटेरियन और तलहाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सुलह सफाई करवाना पुलिस का काम नहीं। फैसलाबाद में नून लीग के तलहाल चौधरी और खातून MNA का झगड़ा और मारपीट। दोनों ने पुलिस को फोन घुमाए और दोनों ही अपनी शिकायत से फिर गए। कानूनी कार्रवाई से पीछे हट गए मगर पुलिस हरकत में है। आज 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी खातून MNA के घर पहुंची मगर खातून घर पर मौजूद न थी। बयान रिकॉर्ड न हो सका। एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आए थे कि मोहतरमा मैडम आयशा रजब साहिबा का बयान रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे मुलाकात करने की, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। ASP डॉक्टर अब्दुल खालिक ने इस मौके पर समाज से गुफ्तगू में कहा कि इस मामले की तह तक पहुँच कर रहेंगे। तो इस मामले को प्रूव कर रहे हैं। आपको पता है सारी जिस तरह ये हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ बातें सामने आ रही हैं। इस तमाम मामले को मेरा ख्याल है प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक हाईलाइटेड इशू है। उन्होंने कहा कि तलहाल चौधरी का बयान भी लिया जाएगा। वादे किया कि सुलह करवाना पुलिस का काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तमाम सियासी जमातों को पहली बार पैगाम चला गया कि तंजीम साजी दिन की रोशनी में होनी चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। रात के अंधेरे में तंजीम साजी का नतीजा हड्डियां टूटने की सूरत में निकलता है। वो रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। उसमें से एक पॉजिटिव मैसेज जो पूरी सियासी जमातों के लिए भी और सियासी कारकुनों के लिए भी ताक़यामत पाकिस्तान के अंदर चला गया, वो ये कि तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात के अंधेरों में नहीं करनी। ये एक पॉजिटिव मैसेज चला गया है कि जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाजुओं और पाँवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। ये एक मैसेज कम अज़ कम पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को और सियासी कारकुनान को, खुसूसन नून लीग के अंदर ये चीज़ चली गई कि आइंदा तंजीम साजी दिन में करनी है, रात को नहीं करनी। अब ये कहते हैं कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था। मेरी 41 साल सियासी ज़िंदगी है और तंजीम साजी के हवाले से आप में से सारे दोस्त जानते हैं, हमने पहली दफ़ा देखा है जी रात के 3 बजे की तंजीम साजी। ये पहली है तंजीम साजी जो रात के 3 बजे होती है, जो वक्री किस्म की नून लीग ने ईजाद की है और उसमें से फिर तलहाल चौधरी साहब ने ईजाद की है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे पर मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया है, जिसके बाद वैन में आग भड़क उठी। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब खौफनाक हादसा। कराची आने वाली एक कार का बोनट अचानक से खुलकर उड़ गया, जो हैदराबाद से आने वाली वैन से टकरा गया। ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार वैन कलाबाजियां खाते हुए कच्चे में जा गिरी और शोले बुलंद हो गए। वाक़े में जख्मी होने वाले ने सारा अहवाल बता दिया। गाड़ी जो पलटी है, पलटते आग लग गई। आग लगते इतनी तेजी से आग लगी कि उसमें नहीं निकलने की हिम्मत नहीं थी।
मेरे को कई जनों ने निकाला बेचारा। हादसे में 23 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 15 दम तोड़ गए। सिविल बर्न सेंटर कराची में 5 जबकि हैदराबाद के सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेरे इलाज हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है मुमकिना तौर पर कार का ड्राइवर बोनट बंद करना भूल गया हो। पुरानी गाड़ी थी और अमूमन कराची में ह्यूमिडिटी के ऐसे इनके कब्जे अरब हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं, तो शायद ये इसका लॉक इसने नहीं लगाया होगा, कहीं पे इसने पानी नहीं चेक किया या कुछ ऐसा हुआ है, इसने लॉक सही नहीं किया और ये वहाँ पे उसको प्रेशर अचानक मिलने की वजह से ये इसके साथ ये हादसा हुआ, ये निकल के लगा है। मोटरवे और नूरियाबाद पुलिस ने सफेद कार की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ी के करीब से मिलने वाला बोनट और मुतासरा वैन से मिलने वाला मुसाफिरों का सामान मोटरवे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में जमात इस्लामी हुकूक कराची मार्च और जलसे के अपने क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है। शायर कायदीन पर स्टेज तैयार कर लिया गया है, जिससे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, आगा कीजिएगा। खुर्शीद आलम से भी रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जो मार्च की जा रही है उससे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब भी करेंगे और वहाँ की क्या सूरत हाल है, तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हक दो कराची को, बदलो कराची को स्लोगन है जमात इस्लामी का, जिसके तहत हुकूक मार्च की ये रैली निकाली जा रही है। शायर कायदीन पर मैदान सज गया है। ख़वातीन के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, जबकि मर्दों के लिए सिर्फ ज़ईफ़ अफराद के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं और बकिया अफराद, जवान और बच्चे जो होंगे वो खड़े होकर जलसे की कार्रवाई देखेंगे और सुनेंगे। 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया, जिस पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक खिताब करेंगे। जमात इस्लामी के जिन रहनुमा से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि मरदमशुमारी के हकीकी नताइज, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और कलेक्टर के मजालिम से निजात दिलाना सबसे अहम नुक्ता है। और उनका ये कहना था कि उनको उम्मीद है कि कराची के लोग एक बार फिर उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस रैली को भी और जलसे को कामयाब बनाएंगे। और तवक्को है कि ऐलान कराची जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक जमात इस्लामी अपना आइंदा का लाएअमल भी तय करेगी। आइंदा का लाएअमल भी तय करेगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। जमात इस्लामी की जानिब से आज हुकूक कराची जलसा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को किसी सूरत बल्दियाती इंतखाबात से फरार नहीं होने देंगे। वो जलसा गाह के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ ये नहीं है कि इंतखाबात होने वाले हैं तो जलसे जुलूस शुरू हो जाएं। मसला ये है कि जब तक इंतखाबात से पहले का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो, जब तक नुमाइंदगी का इख्तियार ना हो, जब तक मरदमशुमारी सही ना हो, जब तक सीटों का डिलिमिटेशन तयन ना हो, तो ऐसे इंतखाब कराकर तो हुकूमतें चाहती हैं बस टोटल पूरा करें और अपना कब्ज़ा बरकरार रखें। हम ये नहीं चाहते कि कोई हुकूमत भी इंतखाबात से फरार इख्तियार करे, और ख़ास तौर पर इस वक्त हुकूमत ये चाहती है कि किसी सूरत में इंतखाबात को टाला जाए। इंतखाब को उसको वक्त पे कराना होगा, लेकिन फौरी तौर पर मरदमशुमारी असर नो कराची की पूरी होनी चाहिए और उसके अलावा जो डिलिमिटेशन और इसके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह रमेश कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे इसको हम और तरीके से, लीगल तरीके से देखेंगे। मैंने आज, क्योंकि मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में 18 साल से खुद मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश होता रहता हूँ। 19 जून 2014 की जो जजमेंट है वो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। मैं लीगल इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आज मेरी कुछ एक्स जज साहिबान से भी और कुछ वकला से मेरा डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास मैं चाहता हूँ कि ये उधर ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। उस हवाले से मैं एक तो आपकी तरफ से हमारी पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी, हमारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बार, उनको 1 मिनट 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 1 मि
और हमारे पाकिस्तान के सारे जज साहिबान को, क्योंकि हर जज साहिबान वकला सारे आपस में इंटरनेशनली भी रिलेटेड होते हैं, उनकी अप्रोच होती है कि इस केस को इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खिते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दो एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरियों को भी हक दे और आगे भी बढ़े, और हमें इसको यहाँ से स्ट्रगल को शुरू भी करना चाहिए। मेरी इस हवाले से आज मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अलबे हसन साहब से। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटीशन चाहते हैं रमेश कि कुमार हम प्रेस दाखिल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की APC में तकरीर पर उनके अपने लोग खिलाफ होने लगे। पंजाब असम्बली के रुकन जलील अहमद शरकपुरी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गलती हुई है। उन्होंने गुस्से में कौमी इदारों को निशाना बनाया, जो कि गलत है। कौमी इदारों पर तनकीद मुल्की मफाद में नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कभी ऐसी बातें नहीं करते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जैसी शख्सियत से ऐसी कमज़ोर बात नहीं होनी चाहिए थी। मियाँ साहब से ऐसी बात हुई है तो मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये उनकी गलती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ा बैलेंस है, बड़ा मोहतात बात करते हैं और वो भी हमारे लीडर हैं। हमजा साहब ने कभी ऐसी कमज़ोर बात नहीं की, हालांकि वो उनके बच्चे हैं। हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि मियाँ साहब बातचीत तहम्मुल से होनी चाहिए, गुस्से में नहीं, अदारों के ख़िलाफ़ नहीं। अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, हमारा कौमी वक़ार हैं। अगर हमने अदारों को कम्प्रोमाइज़ कर दिया तो हमारा मुल्क किधर बचेगा। सियासी बातें तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी में ऐसे है, नून लीग की क्या बात करते हैं, हर पार्टी एक एक शख्सियत के साथ चल रही है। हाँ, मेरे से पार्टी ने कुछ चीज़ पूछनी है तो पार्टी मुझे लिखे, मैं हाजिर हूँ। वो जब चाहेंगे तो ज़रूर। साबिक मेयर तो इख्तियारात का रोना रोते रोते घर चले गए और शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया, मगर अब निजी सतह पर इन कुत्तों को ठिकाने लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कहते हैं जब कोई जानवर नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो उसे मार देना चाहिए, मगर अब ऐसा नहीं। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार हुई तो निजी इंतजामिया ने इन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। तरबियत याफ्ता फोर्स की जानिब से आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। बहुत मुश्किल काम है, हमें पता है, लेकिन रेबीज से खतरनाक बीमारी है, रेबीज का हमें खात्मा करना है। शहरी कहते हैं रात के औकात में आवारा कुत्ते न सिर्फ राहगीरों को काट लेते हैं बल्कि बेशतर गाड़ियों का कवर भी फाड़ देते हैं। फैमिली को लेके जाओ तो ये पीछे भाग जाते हैं, बाद दफा बंदा डर के गिर जाता है, वालदा स्टार्ट होती है तब भी ऊपर आ जाते हैं ये लोग। बुजुर्ग को भी काटा था, ये इन लोगों की वजह से जो है ना हमारा को बहुत परेशानियां हो रहा है। निजी अस्पताल की जानिब से 2 साल के दौरान 24,584 आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है, जबकि 4,100 कुत्तों की नसबंदी की गई। देखने में ये कुत्ते बड़े मासूम मगर रात को वैम्पायर का रोल अदा करते हैं। इनकी खूनख्वारी से बचने के लिए अब पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शौहर ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 55 साला कफील बाबर ने 20 साला शकीला को फायरिंग करके कत्ल किया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। वजूहात बता रहे हैं रियाज अहमद। जी रियाज। मैं इस वक्त गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक शख्स ने बदचलनी के शुबा में अपनी नई नवेली दुल्हन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसके बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मैं इसी जगह पर मौजूद जहां पर उस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। ये एक मेन रोड है गुलशन रावी की और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह ट्रैफिक जारी है। ये सुबह 7 बजकर जो है वो 19 मिनट पर पहले वो शख्स अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर पहले आकर इन सीढ़ियों में बैठा रहा। तकरीबन 6 मिनट यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ से वो चला गया। फिर वो पीछे इस इलाके में जहाँ पर उसका घर है वहाँ चला गया और उसके बाद 7:31 पर वो दोबारा आता है और यहाँ पर आकर खड़ा होता है और इसी नीचे जाकर
वो बेसमेंट के बिल्कुल दरवाजे के सामने वहाँ जाकर वो अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। ये वही पिस्टल, पुलिस का ये कहना है कि वही पिस्टल है जिससे उसने अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 3 बच्चों का बाप है, इसका नाम कफील है और ये PTCL में मुलाजिम है, जबकि इसकी बीवी जो जिसको इसने कत्ल किया उसका नाम शकीला है, वो कसूर की रहने वाली है और 4 माह पहले ही उसके साथ शादी हुई थी। जी, रियाज अहमद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के बुलंद तरीन सियाहती मकाम देवसाई पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सियाहती मकाम पर नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए हैं। सतह समंदर से 13,500 फीट बुलंद देवसाई नेशनल पार्क ने सफ़ेद कालीन ओढ़ लिया है। मुल्क के गर्म इलाकों से आने वालों को ये नज़ारे बहुत भा रहे हैं। देवसाई वो सैरगाह है जिसका ज़मीनी राबता स्कर्दू से सिर्फ 4 माह बहाल रहता है। 8 माह यहाँ बर्फ की वजह से जमीनी रास्ते बंद रहते हैं। कराची में सब्जी और हरे मसाले की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। एक तरफ खरीदार परेशान है तो दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल करने वाले एहलकार कहीं नजर नहीं आ रहे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में गिना फरोशी एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। धनिया पुदीने की जो गड्डी पहले 5 रुपए में मिल जाती थी, इसकी कीमत अब 30 रुपए हो चुकी है। इसी तरह दर्जा दोम की फूल गोभी की सरकार ने कीमत 63 रुपए मुकर्रर की है, मगर इसकी कीमत 80 से 100 रुपए फी किलो ली जा रही है। खानों और सलाद की अहम रौनक टमाटर की कीमत भी 160 रुपए किलो हो चुकी है। चीज लेके घर जाते हैं, वापस आते हैं, दोबारा लेने के लिए रेट बढ़ा होता है उसका। ये तो पूछने में नहीं, यहाँ पे क्या करे आदमी। बाजार आने वाले खरीदार हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि कीमतों पर नजर रखने वाले एहलकार किसी मुकाम पर भी मुनाफाखोरों को लगाम देते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा। खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी अफराद के लिए जारी कौमी खेलों में पहली बार छोटे कद के खिलाड़ियों को भी शिरकत का मौका दिया गया। 7 बिनों में इसकी रिपोर्ट। पिशावर में खुसूसी अफराद के लिए मुनक्किदा 28वीं कौमी खेलों में पहली बार पस्त कद खिलाड़ी भी शरीक। कद तो छोटे मगर जज्बे बड़ों से भी ज्यादा बेहतरीन खेल पेश करके साबित किया कि हम किसी से कम नहीं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये गेम साल में एक दफ़ा नहीं, हर 3 महीने बाद ये होना चाहिए, क्योंकि ये डिसेबल लोग जो है ना, ये असल में मायूस होते हैं और 3 महीने बाद जब ये गेम होगा, आपस में मिलेंगे, ये मेला सजेगा, तो इनसे ये मायूसी ख़त्म हो जाएगी। सूबे भर से आए खिलाड़ियों ने गेम्स में शरीक होने पर खुशी का इजहार किया। इतने खुश हैं सर कि हम आज समाए नहीं जा रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, और ये पहली बार है कि हम नेशनल गेम में शामिल हुए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। कामयाबी पर खुसूसी खिलाड़ियों ने रिवायती रक्स अतन करके जश्न मनाया। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ 7 बिन अवैस, समा, पिशावर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।